Hello everyone, this is chapter 23 and today we are going to learn about fundamental rights, duties and efforts for the marginalized community. Fundamental rights. The need for fundamental rights. अब fundamental rights जो हैं हमारे उनकी need क्या होती है? Good living condition are necessary for the growth and development of citizen of a कंट्री. अब अच्छी लिविंग कंडीशंस जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं. क्यों? ताकि सिटीजन्स जो हैं कंट्री के, जो नागरिक हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो. बिसाइड सम बेसिक नीड वी ऑल्सो नीड अपॉर्चुनिटी फॉर सब डेवलपमेंट. और बेसिक नीड्स जो होती हैं उनके अलावा भी हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं जिससे हमारी सेल्फ डेवलपमेंट हो. Therefore, some basic right privileges must be given to people to make their life meaningful. इसीलिए क्या जरूरत होती है कि लोगों को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए जिनसे उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बन सके. There are also essential for the successful working of a democracy. These are also essential. और ये इसलिए भी essential है होते हैं बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, ताकि देश में डेमोक्रेसी बरकरार रहे. द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो अफर्म्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. तो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो भी ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन हैं वो फ्री पैदा हुए हैं और उन्हें इक्वल डिग्निटी का और इक्वल राइट्स का अधिकार है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गारंटी 6 फंडामेंटल राइट. अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं. वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. It is to be noted that right to property was removed from the list of fundamental rights, and amendment to the constitution in 1978 made it a legal right. अब ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट वाली लिस्ट से ये जो 6 राइट हैं, इनके अलावा एक और राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हटा दिया गया था और अमेंडमेंट करी गई थी. मतलब कुछ बदलाव करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में. अब हम ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है right to equality. Equality is one of the basic condition for successful working of democracy. जो equality है वो एक basic condition है किसी भी democratic country या democracy का काम करने के लिए. The Indian Constitution guarantee 3 types of equality. और जो भारतीय constitution है, संविधान है, वो 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हमें देता है. सबसे पहला है लीगल, दूसरा है सिविल और तीसरा है सोशल. लीगल इक्वालिटी मतलब है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया रिच और पुअर आर इक्वल बिफोर लॉ. अब जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में वो भले ही रिच हो या पुअर हो, वो सब कानून के सामने बराबर हैं. The law does not discriminate between persons on the basis of religion, caste, creed, sex और social status. और जो लॉ होता है वो जो कानून होता है वो किसी के भी बीच में भेदभाव नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, वो किस रिलीजन, किस कास्ट, क्रीड, सेक्स और सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, ये उसको मायने नहीं रखता. उनके बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कानून. ठीक है. सेकंड है सिविल इक्वालिटी, मींस ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस. अब सिविल इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको राइट है वोट देने का. ठीक है. उसके बाद उनके पास राइट है कि वो इलेक्ट भी हो सके और अपना
पब्लिक ऑफिस भी बना सके। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड qualification and entitled to contest an election for any office is eligible for government job without any discrimination। तो कोई भी जो सिटीजन्स है, कोई भी नागरिक है, अगर उसके पास निर्धारित क्वालिफिकेशंस हैं तो उसको पास राइट है कि वो इलेक्शन भी लड़ सके, अपनी पार्टी भी बना सके, इसी के साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सके, उसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम conferring any such titles on people as may create inequality in the country। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो इस चीज को प्रोहिबिट भी करता है कि किसी भी स्टेट को कि किसी भी पीपल को ऐसे टाइटल ना दिए जाएं जो कि कंट्री में इनइक्वालिटी पैदा करें। हाउएवर द अवार्ड ऑफ भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा इज नॉट प्रोहिबिट as these are conferred for outstanding contribution in some field। पर ऐसा कुछ उपाधि ना दी जाए, पर यहाँ पे कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री हो गया, जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम करा है देश के लिए। अब है सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शॉल एंजॉय equal opportunities of education, employment and advancement in life। social equality का मतलब ये होता है कि जितने भी नागरिक हैं उनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और एडवांसमेंट इन लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। द scheduled caste, the backward caste and the scheduled tribes have been given special protection in the form of reservation in education and employment to bring them at par with other section of society। जो शेड्यूल्ड कास्ट होती है, इसी के साथ बैकवर्ड कास्ट होती है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, उनको रिजर्वेशन मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ताकि वो वाला सेक्शन भी, किस चीज में रिजर्वेशन मिली है, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन मिली है, कुछ परसेंटेज उनके लिए रखा गया है, तो ताकि वो भी सोसाइटी में बाकी जो नागरिक हैं उनसे साथ के साथ चल पाए। अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रोक्लेम्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। और अनटचेबिलिटी जो एक एक्ट है, जो पहले की प्रथा थी, अभी भी कुछ जगहों पे होती है, ये एक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ एक बहुत कड़ा ऑफेंस है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब राइट टू फ्रीडम में भी 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है लोगों के पास। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेस करने का अपने थॉट्स, इसका फ्रीडम है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और कहीं किसी भी जगह इकट्ठा हो सकते हो आप बिना किसी हथियार के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, एसोसिएशन और यूनियंस बनाने का आपको फ्रीडम है। फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और आपको फ्रीडम है कि इंडिया के आप किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो और रह सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब हम बात करेंगे थोड़ा इन्हीं राइट्स के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मीन्स दैट सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन एनी इन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस थ्रू राइटिंग और स्पीच इन पब्लिक। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको ये राइट है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस को, व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो लिखकर या तो पब्लिक सेक्टर में बोलकर। इसको इस चीज का फ्रीडम है, और उन्हें इतना भी फ्रीडम है कि वो गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सके। इसीलिए जो प्रेस है हमारी, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली मीन्स दैट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड टेक आउट
processions without carrying arms or restoring to violence. अब freedom to assemble peacefully का मतलब ये है कि जो इंडिया के जो citizens हैं उनको ये अधिकार है कि वो public meetings कर सकते हैं और अपने processions कर सकते हैं without any, बिना किसी हथियार के और बिना किसी violence के. Freedom to form association in unions means that citizens of India can form various association to safeguard their specific interest. वो अपनी specific कोई भी association बना सकते हैं उनके interest के regarding, ठीक है? Freedom to reside or settle in any part of Kashmir means that citizens of India can settle in any part of India for business or service. There are, however, restriction on settling इन सेंसिटिव एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर. पर हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं इंडिया में, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या सर्विस के लिए हो, पर हमें कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी मीन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए और रिक्रिएशन के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है. Freedom to practice any profession and carry on any occupation, trade or business means the citizen is free to adopt any profession, trade or business unless it is unlawful. तो कोई भी citizen कोई भी profession adopt कर सकता है, कोई भी business कर सकता है, trade कर सकता है, बस वो unlawful नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए. Right against exploitation. Poverty is the basic cause of exploitation of a large section of society. तो जो poverty है वो main cause है exploitation का हमारी society के अंदर. In rural areas, the people borrow money from money lender at very high rate of interest. अब rural area की अगर बात करी जाए तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा ब्याज में कर लेते हैं, ठीक है, मनी लेंडर से बहुत ज्यादा ब्याज में कर लेते हैं. When they are unable to pay back the money, they are forced to work for the money lender with almost no wages. तो जब अगर वो पैसे देने में असमर्थ होते हैं तो क्या करते हैं मनी लेंडर्स, उनको काम में रख लेते हैं और लगभग उन्हें पैसे नहीं मिलते उस काम के. They are called बेगार और बाउंडेड लेबर, और उनको बाउंडेड लेबर बना दिया जाता है, जिन्हें हिंदी में हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं. सिमिलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, और वुमेन और चिल्ड्रन भी एक्सप्लॉइट करे जाते हैं. पुअर चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन सर्वल रिस्की इंडस्ट्री लाइक फायरवर्क, स्लेट मेकिंग, सेफ्टी मैच एंड माइंस एक्सेट्रा. तो पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, उन्हें लार्ज नंबर पे एम्प्लॉय करा जाता है इन सारी इंडस्ट्रीज में. दे वर्क इन अटरली अनहाइजेनिक कंडीशन एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर, और उन्हें बहुत ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है बहुत ही अनहाइजेनिक बेसिस में, और बहुत कम पैसे दिए जाते हैं. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सारी चीजों को ही प्रोटेक्ट करता है, इन सारे लोगों को, और इन सबको इलीगल बनाता है, जैसे कि प्रोहिबिटिंग बैगर, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग इन वुमेन एक्सेट्रा, ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. द स्टेट डज नॉट पेट्रोनाइज अ पर्टिकुलर रिलीजन. अब इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है और वो किसी भी एक रिलीजन को पेट्रोनाइज नहीं करती. अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू पीपल द फ्रीडम ऑफ प्रोफीज, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन दे लाइक. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो ये गारंटी देता है कि आप कोई भी रिलीजन चुन सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी प्रीच कर सकते हो. दे आर फ्री टू मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर ओन. और वो कोई भी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस मैनेज कर सकता है कोई भी इंसान. डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज कैन एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड.
और कोई भी रिलीजियस जो कम्युनिटीज होती हैं वो अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया में, जो वो चाहते हैं कि उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आगे जाए। Cultural and educational right. In India, people speak different languages, follow different tradition, way of living and culture. तो इंडिया में जो है लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, और डिफरेंट लिविंग वेज हैं और कल्चर है। The Constitution provide full freedom to people to develop their religional language, script and literature. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनको पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज डेवलप कर सके, स्क्रिप्ट लिख सके और लिटरेचर डेवलप कर सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. It is a most important right as it protects all other rights guaranteed by Constitution. और ये जो सबसे important right है क्योंकि ये जो बाकी rights हैं उनको protect करता है। This right enables a citizen to move to the court if any of his right is violated. और ये right क्या करता है, enable करता है वहां के नागरिकों की वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके कोई भी और फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। जो फंडामेंटल राइट है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो हर किसी पे अप्लाई हो सकते हैं। They are guaranteed to all citizens without any discrimination on the basis of caste, color, creed, sex and religion. और ये गारंटीड होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और कोई भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और रिलीजन से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिएबल। If these rights are violated, the citizens can directly move to Supreme Court और High Court. और fundamental rights जो हैं वो justifiable हैं, उनसे justice मिल सकता है। अगर आपके right कभी भी violate होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप Supreme Court जा सकते हो और उसके अलावा High Court भी जा सकते हो। Fundamental rights are not absolute. Every right is restricted by certain limitation in larger interest of the society. और fundamental rights जो है वो absolute नहीं है। हर एक right जो है उसकी certain limitation है, ठीक है। Some of the right, like right to freedom, can be suspended temporarily during the time of emergency, danger of war or internal disturbance. और कुछ ऐसे rights भी हैं जो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी करे जा सकते हैं अगर ऐसा टाइम हो कि इमरजेंसी का टाइम हो या वॉर का टाइम हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तब। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। The citizen of India should respect the Constitution and its ideal and institution, the national flag and national anthem. अब हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो वहां पे लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन एट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, और हमारे नेशनल फ्लैग की और हमारे नेशनल एंथम की। पीपल शुड चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom. लोगों को चेरिश करना चाहिए जो भी नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी हेल्प करी थी। इसी के साथ ऑल सिटीजन मस्ट अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Citizens are expected to defend the country and render national service at the time of need. अब सिटीजन्स जो है इंडिया के, उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो हमारी कंट्री को डिफेंड करें और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें अगर जरूरत पड़ती है तो। इट इज नोबल ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। और ये सिटीजन्स की एक नोबल ड्यूटी है कि वो हार्मनी प्रमोट करें और ब्रदरहुड प्रमोट करें जितने भी पीपल है इंडिया के उनके बीच। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर।
Citizens should protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and have compassion for all living creatures. तो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए हमारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, और कंपैशन होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए हर एक क्रीचर के लिए. All citizens should have developed scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. जितने भी citizens हैं इंडिया के, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए. इसी के साथ रिफॉर्म करने की शक्ति होनी चाहिए. ऑल सिटीजन शुड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस एज अ पॉलिटिकल वेपन. अब सारे जो सिटीजन्स हैं उनका ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं कि उनसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई भी हार्म ना करा जाए और वायलेंस को ना अपनाया जाए. Fundamental duties have been incorporated in the Constitution to make the citizen patriotic, to promote the idea of harmony and to strengthen the nation. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या करी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूट में ही इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं, ताकि सिटीजन्स क्या हुए, पेट्रियोटिक बने अपने देश के प्रति, और आइडिया ऑफ हार्मनी को प्रमोट करा जाए और स्ट्रेंथन करा जाए नेशन को. Effort made for the marginalized community to realize their right. अब क्या the constitution as well as the government have made sincere effort for the welfare of the marginalized community. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सरकार है उसने काफी ज्यादा एफर्ट्स करे हैं ताकि जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, कम्युनिटीज हैं, उनको उनके लिए अच्छा करा जा सके, उनका वेलफेयर हो सके. इसमें कौन कौन आते हैं, द scheduled caste, scheduled tribes and the backward caste, and to realize their rights. Article 15 provides that there will be no discrimination on the basis of creed, race, caste, sex or birthplace, but if any special provision is made for the backward classes including the scheduled caste and scheduled tribes, it will not be considered as a discrimination. तो आर्टिकल 15(1) में ये बोला गया है कि किसी भी बेसिस पे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और अगर किसी बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दी गई है तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अंडर नहीं आता. Article 17 on the Constitution had banned the practice of untouchability, or now it is a punishable offense. Article 25(2)(b), all the religious institution will remain open for the Hindu caste and the classes. तो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं वो खुले हैं हिंदू कास्ट और क्लासेस के लिए. अकॉर्डिंग टू द Article 29(2), admission to any educational institution or the government or government-aided institution cannot be denied to any citizen of India on the basis of creed, caste, race and language. अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, अगर वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट एडेड है, तो उसमें किसी भी सिटीजन्स को आप रोक नहीं सकते एडमिशन लेने में. According to Article 335, full consideration will be kept for the service and post of the scheduled caste, scheduled tribes in central and state government offices. अब इस आर्टिकल 335 में ये बोला गया है कि कंसिडरेशन में रखा जाएगा कुछ सर्विसेज और पोस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिस है उनमें. According to 338, the President of India will appoint a special officer who will inquire and report to President about implementation of the safeguard guaranteed by the Constitution for the scheduled castes and tribe. तो आर्टिकल 338 में ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो उनको इस बात की रिपोर्ट देंगे
प्रेसिडेंट को कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड्स दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. According to Article 339, a commission will be instituted for inquiry and report of President about the administration of scheduled area and the welfare of the scheduled tribes. Article 330 and 332 give the right of reservation of seat to scheduled caste, scheduled tribes in Lok Sabha and the State Assembly according to the proportion of their population in total to the total population in the state. 330 और 332 जो आर्टिकल है वो रिजर्वेशन दिलाते हैं ऐसे ही जो डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको लोकसभा में और स्टेट असेंबली में. Measures taken by the government for the welfare of marginalized. In 1995, the Untouchability Abolition Act was framed. Anyone practicing untouchability is any form was to be punished by law. और 1995 में क्या हुआ था? 1955 में अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट लाया गया था, फ्रेम करा गया था. इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी जो इंसान है अगर वो अनटचेबिलिटी करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको पनिश करा जाएगा. द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 and the Prevention of Atrocity Act 1990 were made to provide punishment for acts of untouchability and atrocities. ठीक है. Adequate arrangement for representation of the scheduled caste and tribes and other backward caste has been made. शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट के लिए रिप्रेजेंट के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट करी गई. The central and state government reserve seat for scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste in their service. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या करा गया कि उनके लिए सीट रिजर्व करी गई. Special facility of imparting education have been given to marginalized community. These include coaching for competitive exam for which funds are be arranged by center and states. स्पेशल फैसिलिटीज भी इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए जिनसे एजुकेशन दी जाती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कोचिंग स्टार्ट करा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो वहां पढ़ सके. और ये इसका फंड कौन प्रोवाइड कराता है? सेंटर कराता है और स्टेट. स्कॉलरशिप फॉर 5th to 10th बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और स्कॉलरशिप दी जाएगी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को 6th to 10th क्लास तक. ठीक है. टेक्स्ट बुक ग्रांट्स, लोन एक्सेट्रा. और टेक्स्ट बुक्स ग्रांट और लोन भी दिया जाता है, एजुकेशन लोन. अरेंजमेंट फॉर हॉस्टल फॉर SC, STs एंड गर्ल्स. और अरेंजमेंट करी जाती है हॉस्टल्स की SC, ST और गर्ल्स के लिए. वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरियाज, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है. Separate welfare department have been set up in the different state and union territories to promote their interest. और separate welfare department भी set up करा गया state और union territories में ताकि उनके interest को promote करा जा सके.